नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक जो है हमारे अतीत भाग 3 उसका पहला अध्याय चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे। कैसे, कब और कहाँ। हमने इससे पहले भी हमारे अतीत के कुछ चैप्टर पढ़े हुए हैं और इतिहास से हम सब लोग जुड़े हुए हैं और 8th क्लास की हिस्ट्री बड़ी रोचक है। 8th क्लास के जो इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे और अच्छा खा पी रहे होंगे ताकि आपकी इम्यून पावर अच्छी स्ट्रोंग रहे। तो हम बिना समय खराब करे शुरू करते हैं वीडियो को और आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कोशिश करेगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि 8th क्लास की हमसे जुड़ी हुई सारी वीडियोस आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इस एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हें तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीख का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, मतलब बहुत बोरिंग है, बस तारीखें रटते चले जाओ। कि बस तारीखें रटना ही, इसलिए लोग इतिहास से थोड़ी सी, कुछ लोग हैं कि बोलते हैं यार हमें हिस्ट्री पसंद नहीं है। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं और आज आपको इन प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे कि ये धारणा कितनी सही और कितनी गलत है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा ही हो रहा है। मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो आसपास हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता कि लाल किले जहाँ पे भी इस समय है, लाल किले से पहले वहां पे क्या था, या कुतुब मीनार जहाँ पे है इस समय, उससे पहले वहां पे क्या था। तो किस तरीके से हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है ये इतिहास हमें बताता है। तो मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो, लेकिन हम सबके सामने कभी ना कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं, जो इतिहास से जुड़े हुए होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो गतिविधि चित्र 1 को ध्यान में देखें। इस चित्र की किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है ये आपको बताना। तो ये चित्र है, ठीक है, ये आपको देखना है। नीचे है आई थिंक, इसका हम देखेंगे नेक्स्ट। उसमें ये ऊपर वाला ही है चित्र 1, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये किस तरीके से उपनिवेशवाद का बोध कराता है। आप बता सकते हैं कि भैया किस तरीके से इसमें एक तरीके से औपनिवेश काल जो गुलामी के होते हैं, या कोई दूसरा जो औपनिवेश पता है आपको कि जो कोई किसी देश पे या किसी भूमि पर कोई अन्य देश का आगे व्यक्ति राज करता है, उसे औपनिवेशवाद कहते हैं। तो चित्र 1 में ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, ठीक है। तो भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था।
तो आपको यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे, जो एक वाइसराय थे, गवर्नर जनरल जो थे भारत के, ब्रिटिश कंपनी के, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, उन्होंने किसी को काम सौंपा था कि वह अंग्रेजों ने जो विजय किए हैं उसके नक्शे बनाए, और जो रनेल थे जिन्होंने बनाए थे उनको ये अच्छा लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छा पूर्वक, मतलब अपनी इच्छा से, अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन के स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। ब्रिटिश आंदोलन के दिन शुरू हुआ, ये किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन इस बदलाव आए, ये सारा बताना भी असंभव नहीं है, मतलब संभव नहीं है, मतलब आप पॉसिबल नहीं है, मतलब एकदम से सबको आप एक तारीख में बता दें, ये भी थोड़ा मुश्किल कार्य है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती है, इसके लिए एक प्रोसेस टाइम होता है, एक लंबे समय में होता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि भाई आज इस डेट पे ये पेड़ बन गया है ना, उस पेड़ को तो बनने में कितना टाइम लगा है, और छोटे पौधे से पेड़ बना, फिर वृक्ष में फल आने लगे। इस तरीके से जो इतिहास की घटनाएं होती हैं वह भी एक लंबे समय से घटती होती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वह खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीख में जोड़ क्यों देते हैं? इस जुड़ाव की वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह की इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वह इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। तो आपको ये अभी वर्तमान समय में जो हो रहा है 2-3 साल में, इतिहासकार इन बातों पे बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं। तो कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम आसपास हम अतीत, मतलब जो बीत गया है की कहानी बुनते हैं, वह अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीख भी बदल दी। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। आपको पता है कि भारत के आखिरी वायसराय जो थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। ब्रिटिश जो लॉर्ड वो थे, वायसराय थे ब्रिटिश कंपनी के या ब्रिटिश रूल के। उसके बाद जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो वायसराय थे वो सी राजगोपालाचार्य थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि और लॉर्ड माउंटबेटन आजादी के बाद भी हमारे भारत के वायसराय रहे थे। उनके बाद उन्होंने अपनी सत्ता, वायसराय का जो पद था वह सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। हम आगे पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि
ब्रिटिश काल का जो गवर्नर जनरल था, जो आखिरी गवर्नर जनरल था, वह लॉर्ड माउंटबेटन था। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलिजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास के इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इस लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन अध्यायों के जीवन का क्रम ब्रिटिश शासन के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, अलग एक खांचा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वह महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण। वॉरेन हेस्टिंग्स, आपके सामने वॉरेन हेस्टिंग्स की तस्वीर है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। देखिए, जैसे इतिहास जैसा लिखाया गया, जैसा बताया गया, वैसे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके कई पहलू होते हैं कि किस इतिहासकार ने उसको कैसे लिखा। कि कई गवर्नर जनरलों की गाथाएं लिखी गई हैं इतिहास में, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने उनके बारे में लिखा, उन्होंने बताया कि कईयों ने कितने जुल्म भी ढाए, ठीक है, कईयों ने अपनी नीतियों से किस प्रकार से काम किया। जैसे आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन जो थे, साल 1905 में उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, तो उनका कितना ज्यादा उनके प्रति विरोध जाहिर हुआ था और स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में चला था। तो इस प्रकार से आप जब आगे पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी कि इतिहासकारों के विभिन्न पहलू भी होते हैं। हर इतिहासकार के लिए उस समय के इतिहास में कितनी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, तो हमें ये सब चीजें आगे पढ़ने को मिलेगी। तो अभी हम इस पार्ट को यहीं तक छोड़ते हैं और इसका इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। आप तब तक इस वीडियो को यहाँ तक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, आपको जरूर समझ में आएगा कि क्योंकि अब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा, और अब आपको इतिहास पढ़ने में मजा आ जाएगा। अब आपको ऐसी ऐसी कहानियां पता लगेंगी जिसमें आप खो जाएंगे, आपको लगेगा कि आप भी उस इतिहास के एक भाग हैं। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और जल्दी दूसरी वीडियो के साथ हम मिलेंगे। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल पे विजिट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी से जुड़ी हुई वसंत ध्रुवा की सारी जो चैप्टर्स हैं वो आपको मिल जाएं और आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए वो हेल्पफुल हो। ओके, हम जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।